मैं आपको बताता हूँ जैसे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, जॉब वहाँ पर आपको रिज्यूमे नहीं देखा जाता, सही है। आपसे सिर्फ दो चीज़ें पूछी जाती हैं और उसके बेसिस पे जॉब लग जाती है। क्या अच्छा बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, उसके बेस पे जॉब लग गई आपकी। कोई कंपनी को खाली डिजिटल मार्केटिंग का नहीं चाहिए बंदा, डिजिटल मार्केटिंग का तो ऐसी वो मिल जाए। अब कंपनी को चाहिए ब्रांड मैनेजर। तो इस टाइम आप रेट क्या करते हैं अगर स्किल्स के हवाले से बात करें कि टॉप 5 स्किल्स कौन से हैं यूई के अंदर? अब अगर एक ऑफिस के अंदर 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं या फिर उनके पास CRM है या फिर कोई है, तो भाई वहाँ पे ट्रबल शूटिंग बहुत होती है। तो दे वांट पीपल जो कि टेक्निकल सपोर्ट को समझ सकते हैं ना। AI के अंदर तो मैंने सुना है कि यूई वन ऑफ द मतलब फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने अपना AI का मिनिस्टर भी अपॉइंट बिल्कुल किया। बिल्कुल कि कोई भी अगर कोई इंडिया से या पाकिस्तान से UAE के अंदर अप्रोच कर रहा है जॉब, तो उसको एक चीज़ ये समझनी होगी कि पहले रिसर्च करनी है। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें एक और चीज़ के जो फ्रेशर है वो मिनिमम कितनी सैलरी उसको अगर ऑफर हो तो वो आए। यहाँ चाहिए 10 से 12 हज़ार दरहम। वो जो बैठा हुआ है खुद पाकिस्तान से है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो खुद पता है। यहाँ पे यूई के अंदर आपको क्या लगता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस कहता है कि कितने टाइम के बाद एक आइडियल टाइम होता है जॉब स्विच करने का, एक कंपनी टू कंपनी? देखो मैं तो ये बोलता हूँ भाई चेंज करते रहो। तो जब आप 35 के होंगे ना, तो आप कहीं पे भी है ना मैनेजर या डायरेक्टर लेवल की पोजीशन का अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज 35 के बाद 40 पे जैसे पहुंचोगे यू विल बी ओवर एज। आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, तब इंटरव्यू में कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं और किस तरह से आपको एक आइडियल इंटरव्यू देना चाहिए? बेसिकली कंपनीज क्या देखती हैं, इंटरव्यू क्या देखना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं कि यार ये बंदे सॉफ्ट स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहले CV में कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है और क्या अवॉइड करना चाहिए? क्या अचीव किया आपने, क्या दिया इन बिजनेस, इन कंपनी को क्या वैल्यू प्रोवाइड करी आपने। आप जो है सेल्स में थे, कितने बिजनेस टारगेट किए आपने, आपका अप्रोच क्या होता था जब आप क्लाइंट को पिच करते थे। अच्छा, यूई के अंदर कौन से बेस्ट पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जॉब अप्लाई करनी चाहिए जाए? मान के चलिए XYZ कंपनी में जॉब निकली byte.com पे, आपने अप्लाई भी कर दी। आपको अब क्या करना है, आपको जाना है लिंक्डइन के ऊपर, XYZ कंपनी को सर्च करना है, उसमें से देखने 2 लोग। और नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है टू फाइंड अ गुड जॉब इन द वर्ल्ड? कि मैं ही हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको जो है ना 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क बनाने चाहिए, 3 तरीके का। पहला कौन हो गया, ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैं, दे आर इन UAE इन द टॉप पोजीशन, एटलीस्ट लेट देम नो कि यू आर हंटिंग अ जॉब। फॉर एग्जांपल उनकी पहले सैलरी थी 10,000 दरहम, कनाडा गए, पासपोर्ट लिया, वापस आए, वही सैलरी उनकी 10 से 40 होगी। हर फील्ड में जॉब है, हर सेक्टर में जॉब है, इनको लोग चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि यूएई दुबई के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्किल्स कौन से होने चाहिए, CV कैसे बनानी है और ख़ासतौर पर इंटरव्यू के अंदर कौन से आपने मेन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैंने इनवाइट किया है फैज़ आलम को। ही इज़ कैरियर कंसल्टेंट और जॉब सीकर स्ट्रेटजिस्ट हैं इन द यूएई फॉर मोर देन 10 ईयर्स। इनसे जाने के डिस्कस करेंगे किस तरह से आप एक अच्छी पोजीशन यूएई के अंदर ग्रैब कर सकते हैं और इनसाइड भी जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम फयाज़। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया है और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, उसके लिए अगेन थैंक यू। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि काफ़ी बताएं कि योरसेल्फ कैसे दुबई में आए और ये आपने जो फील्ड क्यों चूज़ की। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, सही है। हेल्थ केयर से लेके FMCG से लेके ट्रेडिंग से लेके और कॉन्ट्रैक्टिंग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। तो वो कंपनीज भी मैंने काफ़ी स्विच करी हैं। ओके। तो इन सालों में मुझे ये समझ में आया है कि मतलब इंटरव्यूज़ की मैंने काफ़ी प्रिपरेशंस भी करी हैं, काफ़ी जगह पे चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ पर मैंने स्विच करी है जॉब। ओके। तो उसमें मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, सही है ना, कि यार एक जॉब सीकर का माइंडसेट क्या होता है। ओके। तो वहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो हुआ ही मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि चलो यार जॉब पे जा रहा हूँ, तो रास्ते में एक वीडियो बना दी छोटी सी, सही है, कि जिसमें बता दिया रिज्यूमे ऐसे बनाओ आप, बता दिया कि ये दुबई में आप आ रहे हो तो ये करो आप, छोटी छोटी क्लिप्स लाइक 10 सेकेंड्स की, 5 सेकेंड्स की। अब लोगों ने लाइक किया उसको, सही है। वो चीज़ मुझे लगा कि हाँ चीज़ है, क्योंकि देखो मैं जो चीज़ बता रहा था ना लोगों को, उससे लोग कनेक्ट कर रहे थे।
सही है ना, कि अब जैसे मैं एग्जांपल के तो बताता हूँ, अब दुबई आ जाते हैं लोग विजिट वीज़ा पे या जॉब सर्च वीज़ा पे कि भाई आके जॉब सर्च, बट उनको पता ही नहीं होता है कि भाई जिस जॉब को अप्लाई करने जा रहे हैं वो जॉब है भी या नहीं है यहाँ पर। सही और भी बहुत सारी चीज़ें थी, रिज्यूमे अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, जॉब वहाँ पर आपको रिज्यूमे नहीं देखा जाता, सही है, आपसे सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाती हैं और उसके बेसिस पे जॉब लग जाती है। क्या, अच्छा बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, उसके बेसिस पे जॉब लग गई आपकी। आपका आपने देखा, अच्छा आपने कोई बड़ी एमएनसी में बिग 4 में काम किया हुआ है, उसके बेसिस पे जॉब लग जाती है। या फिर आपको कोई नॉन टू में रेफरेंस के थ्रू काम हो जाता है, तो ईजी है। बट यहाँ पर तो आपकी कोई यूनिवर्सिटी को जानते ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। Exactly. तो ये सब चीज़ें थी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने उस चीज़ को उस कंटेंट को मैंने सोचा कि चलो लोगों तक पहुंचाया जाए, जॉब सीकर्स की हेल्प की जाए, स्पेशली दुबई में। सही है, क्योंकि दुबई जो है फ्यूचर है, काफ़ी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर। तो बस इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है लर्न विद फैज़ की। तो हमने स्टार्ट किया था टिकटॉक से, फिर क्या कहते हैं यूट्यूब से भी किया है, लिंक्डइन से किया है, इंस्टाग्राम से किया है। तो मतलब अभी कोई भी जॉब सीकर अगर दुबई का कीवर्ड डालता है, दुबई जॉब कीवर्ड डालता है, तो उसको मेरी वीडियोस दिखेंगी। तो मतलब अभी मैं नॉमिनेट भी हुआ था, अच्छा माशाल्लाह, कि लाइक बेस्ट करियर कोच। तो उस चीज़ में भी चीज़ें रहीं। तो बस वही है कि मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों को, जॉब सीकर को स्पेशली सही राइट गाइडेंस दूँ। ज़बरदस्त। चलें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इस टाइम यूएई की, दुबई की ख़ास तौर पर हम बात करें तो जॉब मार्केट क्या बता रही है और ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, और आगे आप किस तरह से देखते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़? देखो मैं बताता हूँ कि अभी जो है ना दुबई के अंदर जो है ना, पहले क्या लोग सोचते थे, भाई दुबई को जो है ना, ये कहते थे कि भाई यहाँ पर सिर्फ घूमने आना है हमें, बुर्ज खलीफा देख लिया, जुमेरा देख लिया। इवन मेरे पास अभी कुछ टाइम में कुछ इंक्वायरीज भी आई थी कि सर बस दिसंबर जनवरी फरवरी है, उसके बाद तो जॉब की मार्केट डाउन हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद तो जॉब नहीं है, अभी पीक टाइम है, विंटर्स का टाइम है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, यूएई कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ घूमने का, यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म है, पूरा कॉर्पोरेट है। दुनिया की कौन सी कंपनी नहीं है यहाँ पर, सही है। फिर क्या है, इवेंट का ये हब है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो है एशिया, यूरोप और यूएस सबसे कनेक्ट करता है, ये बिल्कुल मिड में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना इवेंट करने से भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, सही है ना। तो उसके साथ साथ क्या है, रियल एस्टेट का ये हब है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन फ्यूचर्स के लिए। फिर उसके साथ साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सही है, जिसमें आपका एआई हो गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी आप देखो किसी भी कंपनी के अंदर, कंपनीज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अंडरस्टैंड करते हैं टेक्नोलॉजी को, जो को एआई के बेसिस के ऊपर प्रोसेस को उनको इन्हेंस कर सकते हैं, सही है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मान के चलता हूँ, अभी कोई कंपनी को खाली डिजिटल मार्केटिंग का नहीं चाहिए बंदा, डिजिटल मार्केटिंग का तो ऐसे वो मिल जाए। अब कंपनी को चाहिए ब्रांड मैनेजर सब कुछ हैंडल कर सकता है। एग्जैक्टली। लेट्स सपोज मेरा कोई एक ब्रांड है, मतलब मान के चलो मेरा एक मोबाइल है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल। तो मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सिर्फ बस पेड कैंपेन चला दे उसका, नो, आई डोंट वांट दैट पर्सन। आई वांट कि यार उसकी पूरी ब्रांडिंग करे, ब्रांड मैनेजर, सही है। तो ऐसे ही मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा नहीं चाहिए बस वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे, नहीं, मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो कि उसको जो है पूरा कंट्रोल करे, उसको पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल, उसको ऑटोमेट करे, प्रोसेस को इन्हेंस करे, सही है। अब मैंने इंडस्ट्रीज वाइज भी बता दिया आपको, पोजीशंस वाइज भी बता दिया आपको। तो यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रीज के अंदर अभी जॉब्स हैं, 12 महीने जॉब्स हैं। कुछ लोग अभी ये भी कहते हैं यार वो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में तो जॉब्स नहीं। भाई रमज़ान का कोई मसला नहीं है, क्यों रमज़ान में कोई ऑफिस थोड़ी बंद हो जाएंगे, आगे ईद आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाई बिजनेस थोड़ी रुक रहा है, एग्जैक्टली सही बात है, कहीं नहीं रुक रहा बिजनेस, सही है। जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एग्जैक्टली। तो ये तो सोचने वाली बात, कोई बस लोगों ने बना रखी हैं चीज़ें कि भाई इस पर्टिकुलर महीने में अच्छा होगा, इस पर्टिकुलर महीने में अच्छा होता। हाँ इतना ज़रूर है, ये चीज़ होती है कि देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ओपनिंग्स आती हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ओपनिंग्स आती हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में, क्योंकि विंटर का टाइम होता है,
टूर एंड ट्रैवलिज्म बहुत ज़्यादा पीक होता पे है, होता है। पीक पे होता है। बट अगर अदर इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो उसमें सब 12 महीने वैकेंसीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ऑफ कोर्स इट्स राइट टाइम, और 12 महीने ऐसे में तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यूएई के अंदर, और आने वाले टाइम में भी हैं। ज़बरदस्त। तो इस टाइम आप रेट क्या करते हैं, अगर स्किल्स के हवाले से बात करें कि टॉप 5 स्किल्स कौन से हैं यूएई के अंदर? देखो स्किल्स वाइज में मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी वैट यहाँ पर है, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। तो अब इनको ऐसे लोग चाहिए जिनको वैट एंड कॉर्पोरेट टैक्स को समझते हैं, अकाउंटेंट्स। सही है। अब खाली ऐसे भी नहीं कि खाली बीकॉम एमबीए फाइनेंस करने वाले आ गए, वो तो हैं ही। बट अगर आपने एसीसीए किया हुआ है, ठीक है, सीएमए किया हुआ है, सीपीए किया हुआ है, सही है, ये सीमा आप अगर आपने किया हुआ है, तो आप 3x to 4x सैलरी आराम से उठा सकते हैं अकाउंटेंट से, सही है ना। तो ये सर्टिफाइड अकाउंटेंट हैं। तो अकाउंटिंग में ये सर्टिफिकेशंस वगैरह करके, या फिर इसमें तो अकाउंट्स के अंदर ये स्किल्स आप सीख लें, और उसके अंदर आप बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजर, सही है। अब क्या होता है ना, यहाँ पर कंपनी खोलना बहुत ईजी है किसी के लिए भी, इट्स डिफिकल्ट टू कि उसको एक्सपेंड करना उस प्रोडक्ट को। हर किसी कंपनी का चैलेंज होता है ना कि यार अपने प्रोडक्ट को उसको या फिर अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना, उसको बड़ा करना, मार्केट करना है, लोगों तक जाए, एग्जैक्टली बिजनेस आएगा। तो उनको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, सही है ना, जो कि उनके बिजनेस को ग्रो कर पाए। ऐसे लोग जिनको वो सेंस है, जैसे इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग हो गई जस्ट फॉर एग्जांपल, या इवेंट्स के थ्रू, या और भी बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं मार्केटिंग की, उसको यूज करके वो बिजनेस को उनके ग्रो कर पाए। लाइक अ ब्रांड मैनेजर। तो ब्रांड मैनेजर्स की जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब आईटी में, अब आईटी अगर आप खाली, मैं अगर ये बोल देता हूँ आईटी में बहुत डिमांड है, तो आईटी में बहुत है, आईटी वास्ट, सही है। अगर मैं छोटी छोटी बात करता हूँ, अब देखो आज के टाइम में पहले हम सुनते थे गोडेडी, ब्लू, और क्या बोलते हैं, गोडेडी हो गया, और आपका होस्टगेटर हो गया है, और ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके जो ना होस्टिंग सर्विसेज होती थी, सही है, मोस्टली कंपनीज वेबसाइट इन पे चलाती थी होस्टिंग में। अब टाइम चेंज हो गया है, अब आपको बताइए एजोर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट का, फिर AWS आया हुआ है अमेजन का। तो अब चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी, इनके सॉफ्टवेयर, इनके जो क्लाउड्स यूज़ करते हैं, तो अब इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि AWS एजोर को समझते हैं, क्लाउड इंजीनियर्स, सही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। फिर क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए आईटी के अंदर जो है ना नेटवर्किंग इंजीनियर, CCNA वगैरह किया हुआ है आपने, तो बहुत अच्छा है। अब अगर एक ऑफिस के अंदर 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, या फिर उनके पास CRM है, या फिर कोई है, तो भाई वहाँ पर ट्रबल शूटिंग बहुत होती है। तो दे वांट पीपल जो कि टेक्निकल सपोर्ट को समझ सकते हैं ना, जो उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो उनको नेटवर्किंग इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। CCNA वगैरह अगर किया हुआ है आपने तो अच्छा है। फिर उसके साथ साथ क्या है कि अगर आपको ऑटोमेशंस को अच्छे से समझते हैं, सही है ना, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस तो टेक के थ्रू ही होगी ना। तो अगर आपके पास जो है जैसे एजाइल है, स्क्रम मास्टर है, सही है, दीज आर इम्पोर्टेंट स्किल्स, सही है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसमें BA की पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशंस, या फिर IT प्रोजेक्ट मैनेजर्स की पोजीशंस अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ओपनिंग्स आती हैं यहाँ पर इन सब चीज़ों के अंदर। फिर अब उसके बाद आती हैं आपका साइबर सिक्योरिटी, सही है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि नेटवर्क की इंजीनियर तो नेटवर्क सिक्योरिटी के बहुत है। फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है, तो इसके अंदर भी आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस होते हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आईटी में तो मैंने तो ये बिल्कुल कुछ ही आपको प्रोफाइल्स बताई हैं। आईटी के अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा समझ लीजिए आपको स्कोप है। खासतौर पर AI के अंदर तो मैंने सुना है कि यूएई वन ऑफ द मतलब फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने अपना AI का मिनिस्टर भी अपॉइंट किया। बिल्कुल AI के अंदर तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके साथ साथ क्या होता है ना कि अगर जैसे लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, प्रोक्यूरमेंट है, अब क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग है, सही है ना। अब मान के चलिए लॉजिस्टिक्स है, पोर्ट है, अब हर किसी को, चाहे वो आपका केयरफॉर हो गया है, चाहे वो आपका कोई सुपरमार्केट हो गई है, या फिर रिटेल की, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दे नीड्स रॉ मटेरियल ने चीप रेट। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोग
बेस्ट बार्गेनिंग कर पाएँ, सही है ना, जो बेस्ट प्राइस निकाल के रखें। आपको पता है 0.055 पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ जाता है, स्पेशली सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट में। कोई चीज़ जो है वो यूरोप से आ रही है दुबई के अंदर, तो पोर्ट के रूल पता होने चाहिए, आपको कस्टम रूल पता होने चाहिए। तो अभी एक होटल है एग्जाम्पल के तौर पर, अब शेफ़ है, शेफ़ कहता है कि और मैक्सिकन डिश चाहिए, अब उनको चाहिए भाई उसकी मैं ये डिश अभी बनाऊंगा जब मुझे मैक्सिकन चिली ला के दोगे, तो अब उसको मैक्सिकन चिली चाहिए। अभी कौन ला के देगा? यही ना, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, परचेसिंग वाले, सही ना। तो अब ये समझ ली कि सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में, परचेसिंग के अंदर ये चीज़, इसके अंदर भी कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं, और उससे क्या होता है ना, आप सर्टिफाइड जो है सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये फील्ड है, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने बताई है बहुत अच्छी है। मतलब इट्स लाइक बहुत जॉब्स हैं, गूगल पे भी मार्क करोगे, बाइट गल्फ टैलेंट, नौकरी गल्फ पे, सब जगह देखोगे ना, बहुत जॉब्स हैं इन सब फील्ड्स में। बेहतरीन। अच्छा, इन सब फील्ड्स की अगर हम बात करें, अब पहले हम बात करते हैं एज ए बिगनर जो बिल्कुल फ्रेशर है और या इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री में बैठा हुआ है और वो यहाँ पे आना चाहता है, तो इन इंडस्ट्रीज़ को वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ द यूई? देखो, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये होती है कि अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है, यार मेरे पास तो यूए का एक्सपीरियंस ही नहीं है, सही है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक स्किल के ऊपर एक्सपीरियंस होना, और एक होता है उस स्किल्स के ऊपर नॉलेज होना। दो चीज़ें अलग अलग हैं। अगर मैं बोलता हूँ कोई अकाउंटेंट है, सही है, वो कहता है कि यार मैं तो कभी दुबई आया नहीं हूँ, मुझे वैट नहीं पता, मतलब सॉरी, मुझे वैट का यूएई में एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई नो वैट, अंडरस्टैंडिंग है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, एक्सपीरियंस नहीं है, आई नो वैट। तो वहाँ पर वो खेल सकता है अपने रिज्यूमे में, सही है ना, वो स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को दिखा सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी अगर कोई इंडिया से या पाकिस्तान से यूएई के अंदर अप्रोच कर रहा है जॉब, तो उसको एक चीज़ ये समझनी होगी कि पहले रिसर्च करनी है। सही है, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान से जॉब अप्लाई कर रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स वैट नहीं मेंशन कर रहा है, जैसे यहाँ पे WPS चलता है पेरोल में, सही है ना। अब अगर आपने अपनी सीवी में WPS नहीं मेंशन किया हुआ है या वैट कॉर्पोरेट टैक्स नहीं मेंशन किया, आपका सीवी कभी पॉप आउट ही नहीं होगा, ना कभी आपका सीवी चीज़ों में होगा। तो आपको पहले तो ये समझना है ना कि यूए की मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आने से पहले रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है कि यूए की मार्केट में कौन कौन से स्किल्स की डिमांड है। ठीक है, पहली चीज़। अब देखो, जैसे HR है, रिक्रूटर्स हैं, अगर उनको यही नहीं पता है कि यार यूए के अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो वो कैसे अप्लाई करें? कोई भी नहीं, मैं अगर मुझे भी अपनी कंपनी में हायर करना, मैं खुद हायर नहीं करूँगा, सही है। ऐसे अगर उसके रिज्यूमे में उसने कहीं मेंशन ही नहीं किया यूए लेबर लॉ के बारे में, सही है ना, या फिर उसने WPS के बारे में, उसको पता ही नहीं है WPS का सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसको यही नहीं पता, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आपको वही है कि जो भी लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, जिनका यूए का एक्सपीरियंस नहीं, पहले अंडरस्टैंड करो यूए की मार्केट में क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फाइंड द गैप, क्या मांग रहे हो, क्या आपको आता है, नहीं आता है, लर्न इट, और फिर उसके बाद रिज्यूमे में एकोमोडेट करो, देन अप्लाई। ज़बरदस्त हो गया। मतलब आप ये देखें कि आपकी जॉब क्या डिमांड कर रही है, या कंपनी क्या डिमांड कर रही है, उस तरह से अपनी सीवी को थोड़ा सा चेंज करके, ऑब्वियसली आपके पास स्किल होगा लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप वहाँ पे खेल सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो लोग जिनका एक्सपीरियंस है यूई के अंदर, तो वो तो ऑब्वियसली इजीली वो तो जाहिर सी बात है। जिसमें एक और चीज़ के जो फ्रेशर है, वो मिनिमम कितनी सैलरी उसको अगर ऑफर हो तो वो आए? ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग क्वेश्चंस करते होंगे आपसे भी, मैं भी देख रहा होता हूँ कि इवन मेरी भी बैक होम कंट्री में लोग पूछते हैं यार कि कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। फ्रेशर आप किसको कंसिडर कर रहे हो? एक तो होता है 0 to 5, एक होता है जिसने अभी ग्रेजुएट है, या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस। दोनों हम कंसिडर करते हैं कि ग्रेजुएट है और एक का एक्सपीरियंस 1 से 5 साल का है। देखो, मैं आपको है ना एक है ना वो देता हूँ सिंपल सी चीज़। मान के चलिए इससे जो है ना वो जो सैलरी नेगोशिएशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। सही है। अभी क्या होता है, अभी पहले देखनी होती है आपको अपनी कंट्री में कितनी सैलरी मिल रही है। ठीक है, सही है। मैं एग्जांपल के तौर पर इंडिया, अगर आपको मैं धर्म में लेता, मान के चलो आपको इंडिया या पाकिस्तान में 2000 धर्म ऑलरेडी मिल रही है, ऑलरेडी, क्योंकि एक बंदा फ्रेश है, ग्रेजुएट है, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, 2000 धर्म में मिल जाती है। तो होता क्या है, जब हम 2000 धर्म की सैलरी पे एक कंपनी में काम कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में,
तो जब हम उसी कंपनी में रहते हैं 2 साल 3 साल, तो क्या होता है, हमें जो कितना % हाइक मिलती है, 5% 10%, है ना। वही अगर हम कंपनी को स्विच करते हैं, ओके, तो हमें कितनी % हाइक मिलती है, 30%। इतनी मिलती है इंडिया में, पाकिस्तान, कहीं पे भी नहीं है। अगर हम कंट्री छोड़ दें तो 2000 दिरहम है ना, तो हमें एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम जो है वो हमें 100% चाहिए। दैट मीन्स 2x मिनिमम या 3x, और हाथ ज़्यादा तो कितनी मिल जाए। तो हमें ये करके जो है ना सैलरी नेगोशिएशन करना चाहिए। अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू कॉल आती है, सैलरी ज़्यादा बता दी, ओके, सही है, अरे मैं तो 10,000 दिरहम कमाऊँगा, अब इंडिया पाकिस्तान में ले 2,000 दिरहम, यहाँ चाहिए 10 से 12,000 दिरहम। वो जो बैठा हुआ है खुद पाकिस्तान से है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो जो खुद पता है भाई, आपके पास यूए का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबके सब वो 3,000 नहीं, अगर आपको पाकिस्तान और इंडिया में ऑलरेडी 6,000 दिरहम मिल रहे हैं, देन यू सपोज टू आस्क 10,000 to 12,000 दिरहम, सही हो गया, मिनिमम। अगर आपको इंडिया पाकिस्तान में 10,000 दिरहम मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 18 से 20,000 दिरहम मांगने चाहिए। ठीक है, सही, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो सैलरी नेगोशिएशन में फिर फंसोगे नहीं, और इसकी वजह से रिजेक्शंस होते हैं। अपॉर्चुनिटी आती भी है, मिस कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, यार ये क्या बोल कर दिया हमने। यूएई में भी आते हैं बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे, इंटरव्यू होता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कहता बता ले भाई 7,000 8,000 दिरहम, और है नहीं। मैं कहता हूँ भाई सब्र कर लो थोड़ा सा, 1-2 साल सब्र कर लो, 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह, फिर तो आपको क्या कहते हैं अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इवन मैं तो जो बिल्कुल ग्रेजुएट होता है ना, उनको तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि पहले अपनी होम कंट्री में कम से कम 1 साल लगाओ। मतलब ये नहीं कि आपने ग्रेजुएट किया और मुँह उठा के यहाँ पे, बिल्कुल, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, आपने बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, इवन ईमेल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है, तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली फिर वो अच्छी पोजीशन या जॉब, इवन सिंपल जॉब भी आपको ग्रैब करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, राइट, परफेक्ट, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर कोई है ना तो अच्छा रहता है। यस, एग्जैक्टली। अब आके मान के चलो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और सीधे आ गए आप, तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आपके लिए चीज़ें। हाँ, आपकी लक है, अगर आपको कोई अच्छी जगह मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रगल करोगे आप। हाँ, बस ये चीज़ होती है। क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, सिंपल सा क्वेश्चन कर ले कि भाई आउटलुक क्या होती है, कभी यूज़ किया, आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट एक्सपीरियंस की वजह से आपको एक एज मिल जाता है। ये तो है, ज़बरदस्त। सो ये तो हमने बात करी ना फ्रेशर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे यूएई के अंदर आपको क्या लगता है, जैसे जो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि कितने टाइम के बाद एक आइडियल टाइम होता है जॉब स्विच करने का, एक कंपनी टू कंपनी? देखो मैं तो ये बोलता हूँ भाई चेंज करते रहो क्योंकि वही मैंने अभी बताई ना, वो सैलरी वाली चीज़। हाँ, कि एक कंपनी में रहोगे तो 5% to 10% भी भाई जब आपने खूब बॉस की कर रखा होगा, इम्प्रेस किया होगा। अदरवाइज अगर आपको हाइक चाहिए ना तो आपको 30% मिलता है अगर आप हाइक करते हो ना, अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो। देखो एक बेनिफिट भी है, देखो कंपनी चेंज करने का खाली ऐसा नहीं है कि यार उसका बेनिफिट होता है कंपनी चेंज। वो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं मान के चलो मैं ऑपरेशन में हूँ, ऑपरेशन मैनेजर। अब आपको बताएं ऑपरेशन की जॉब हर जगह है। हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन होता है, एफएमसीजी में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह पे। जैसे ही सेल डन हुई वो ऑपरेशन के पास आ जाता है। सही है। कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लाने की जिम्मेदारी सेल्स की है, बीडीएम वाले की। जैसे प्रोजेक्ट आया उसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी हो गई? ऑपरेशन की। अब होता क्या है कि आज मैं मान के चलो कंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन का काम कर रहा हूँ, ओके, सही है, मैंने 3 साल काम कर लिया है, तो उसका जो बिजनेस है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा हूँ। सही है, मुझे पता है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब मैं मान के चलो कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई इसमें एफएमसीजी में जाता हूँ या फिर मैं रिटेल इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो रिटेल का ऑपरेशन अलग होगा, सही है ना, रियल एस्टेट का ऑपरेशन अलग होगा, ई कॉमर्स का ऑपरेशन अलग होगा, सबका ऑपरेशन अलग अलग होगा। तो होता क्या है कि जैसे आप इंडस्ट्री स्विच करते हो ना तो उसमें बेनिफिट होता है, आप सीखते हो। आपने 2 साल कंस्ट्रक्शन में काम किया,
सही है। फिर आपने दूसरी कंपनी में चले गए, कोई बात नहीं, आप कंस्ट्रक्शन से सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में चले गए, ओके, सही है। तो उसका ऑपरेशन अलग होता है एक तरीके का, तो वहाँ से आप सीखते हो। फिर आप उसके बाद 2 साल बाद किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी में चले गए, सही है। फैसिलिटी मैनेजमेंट का अलग ऑपरेशंस होता है, वहाँ आप दूसरी चीज़ें सीखते हो। फिर आप इधर जाते हो तो फिर दूसरी इंडस्ट्री में जाते हो, उससे पता क्या होता है, लर्निंग मिलती है, आपका नेटवर्क बनता है। मतलब ए कंपनी में, बी कंपनी में, सी कंपनी में, डी कंपनी में, 4 कंपनी में काम किया आपने, चारों कंपनी के जो लोग साथ में काम कर रहे थे, एक तो उनका नेटवर्क मिला, बॉसेस का नेटवर्क मिला, क्लाइंट्स का नेटवर्क मिला, सप्लायर का नेटवर्क मिला। बंदे को हरा नहीं सकता कोई मार्केट में, फिर उसको खतरनाक नेटवर्क बनता है उसका। और सैलरी तो ऑब्वियसली सी बात है, उसको हाइक मिलती है। और जब वो 4-5 इंडस्ट्री में काम करके कोई बड़ी पोजीशन के लिए जब अप्लाई करने जाता है ना, तो यार देखो आज के टाइम में हर किसी को जो है ना ऐसा बंदा चाहिए। आज के टाइम में कोई ये नहीं देखता भाई तुम सुबह से लेकर रात तक क्या काम करते हो, उससे कोई मतलब, उसने बताया कि डिलीवरेबल क्या है, क्या डिलीवर करोगे, क्या डिलीवरेबल किया है आपने प्रीवियस कंपनीज में, किन किन इंडस्ट्री में। तो अगर मैं नुमान ने 4-5 इंडस्ट्री में काम किया ना, तो मैं नुमान को हायर करने को प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसको समझ है सारी इंडस्ट्रीज की, इस सब जगह काम करते और लोगों के साथ काम किया हुआ है। लेकिन इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया है कि अब ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्विच भी करोगे तो सीवी में बुरा नहीं लगेगा कि आपने 6 अब ये नहीं है कि हर 6 महीने ऐसा नहीं है, हर 6 महीने के बाद या फिर आप कम से कम 2 साल 3 साल के बाद आप स्विच करो। लेकिन कुछ लोग जो हैं 10-10 15-15 साल तक नहीं स्विच करते हैं। देखो मेरा ही कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या स्विच ही करते रहो। देखो डिपेंड, 2 चीज़ें हैं स्विच करने का क्राइटेरिया। पहला, या तो आपको उस लेवल की भी सैलरी नहीं मिली है तो आप स्विच करते रहें, और या फिर आपको जो है ना वो पोजीशन नहीं मिली अभी तक जो पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो स्विच करते रहें। ओके। और तो स्विच करने का ये क्राइटेरिया है, सही है। तो स्विच ऐसा नहीं आप 6 महीने में एक, तो फिर तो स्टेबिलिटी का इशू आएगा। वो जब रिज्यूमे देखेगा वो कहेगा यार 6 महीने में, तो ये 6 महीने के बाद फिर भागेगा। लेकिन क्या होता है, मान के चलो आपने 22 साल में अपना करियर स्टार्ट किया है, तो जब आप 35 साल पर पहुंच गए हो, तो 22 से 35 तक आपकी कम से कम 5 या 6 कंपनी में काम करा होना चाहिए आपको। मेक सेंस। तो जब आप 35 के होंगे ना, तो आप कहीं पे भी है ना मैनेजर या डायरेक्टर लेवल की पोजीशन का अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज 35 के बाद 40 पे जैसे पहुंचोगे यू विल बी ओवर एज। एग्जैक्टली। और ओवर एज होते के आपको कोई ये ना एंट्री और मिड लेवल की पोजीशन भी नहीं देगा। एक्चुअली मैं भी अपने कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ बड़ी रियलाइज़ की कि जो हमारे सीनियर्स थे ना, वो सेटिस्फाइड भी नहीं थे और जॉब भी स्विच नहीं करते थे। उनसे जब मैंने पूछा कि आप जॉब स्विच क्यों नहीं करते, तो वो एक फेयर होता है। अब वो फियर फैक्टर जो है ना, वो आई थिंक मैंने देखा है एक ह्यूमन बिहेवियर भी है, साइकी भी है कि यार अगर मैं जॉब स्विच करता हूँ तो अगली जगह पे जाऊँगा तो पता नहीं कैसे हालात होंगे, कैसे लोग होंगे, कैसा बॉस होगा, और मुझे ग्रोथ के चांसेस कैसे असल में क्या होता है, ये होता है कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली। लोगों को है ना ईजिली बहुत कंफर्ट जोन मिल जाता है। सही है। मेरी एक कंपनी थी, वहाँ पर तो हम नहाते भी थे उसके वॉशरूम में। क्यों? क्योंकि मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन था। नाइस। बिल्कुल कंफर्ट जोन, मतलब ऊपर दुकान नीचे मकान वाला हिसाब था। सही है। बट हमने कुछ सीखा ही नहीं वहाँ पे। एग्जैक्टली, ये मेन पॉइंट है ना। हाँ, हमने कुछ सीखा ही नहीं वहाँ पे। तो अभी क्या होता है ना, मैंने उस कंपनी को, मेरे अभी भी काफ़ी दोस्त उस कंपनी में आज भी काम कर रहे हैं। बट वही है, अब उनसे पूछो तो वो कहते हैं भाई दुबई में जॉब हो तो बताइए, दुबई में इधर हो तो बताइए, इधर हो तो उधर बताइए। मैंने कहा यार तुम 15 से 20 साल से तुम उसी कंपनी में काम कर रहे हो। एग्जैक्टली। तुम वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। yes. अब तुम कोई इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे? चलो मैं अगर तुम्हारा करवा भी दूँ, या मैं चलो मैं बात भी कर लेता हूँ नेटवर्क में, भाई मैं उसको बता ही तो सकता हूँ कि भाई ये मेरा दोस्त है। इन द एंड वो इंटरव्यू तो तुम्हारा लेगा, वो मेरे उस पर थोड़ी ले लेगा वो। अब तुम तो वही कर रहे हो, वही काम, कॉपी पेस्ट वाला काम। या तो आप उसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर आपकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन होना कि आपका एक नज़र आया डाटा कि आप पहले फॉर एग्जांपल ऑफिसर थे, फिर आप मैनेजर बने, फिर डिप्टी मैनेजर बने, या फिर आप डायरेक्टर बन गए। मैंने होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे कि एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, कभी अब पोजीशन की बात आती है, कभी भी पोजीशन जो है ना स्विच करने पे नहीं मिलती है। सही है। पोजीशन हमेशा जो है ना उसी कंपनी में मिलती है। मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव थे, मतलब नीचे पोजीशन पे थे, तो आपको टीएल बना दिया, मैनेजर बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, तो आपको उसी कंपनी में ही मिलता है। फिर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, पोजीशन पकड़ते हैं, एक्सपीरियंस लेटर पकड़ते हैं,
अपॉइंटमेंट लेटर फिर स्विच मारते हैं। हाँ। ये होता है स्मार्ट मूव, एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि दूसरी कंपनी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। यस। जैसे नुमान आप हो, सही है, आप मान के चलो अकाउंट मैनेजर थे, सही है, अब आप कोई जॉब अप्लाई करोगे ना, सॉरी अकाउंटेंट थे आप, तो आप फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट मैनेजर की जॉब अप्लाई करोगे ना, तो वो थोड़ा सा ना हेजिटेट करेगा आपको हायर करने से पहले। Yes. लेकिन अगर आप उस कंपनी में एज ए अकाउंटेंट मैनेजर को आपको पेपर मिल गया है कि भाई आप अकाउंट मैनेजर, तो आप दूसरी अकाउंट मैनेजर की जॉब करोगे तो कंफर्ट फील करेगा आपको हायर करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, यार एक बार पोजीशन मिल जाए, और करना भी ये चाहिए, क्योंकि सेम कंपनी में जो है ना ईजी हो जाता है, सही है ना। तो बहुत सारे लोग जो है ना, जो डायरेक्टर लेवल पे या करे उसमें, तो इस तरीके से भी वो लोग करते हैं। क्योंकि देखो होता है क्या है ना, जब आप पुराने एम्प्लॉय हो जाते हो ना एक कंपनी में, तो कंपनी के जो वो होती है टीम होती है, वो कहते हैं यार ये पुराना इंसान है, इसके अंडर में टीम दे दो, 3 4 5 6 लोग दे दो, और फिर इसको ये वो करेगा, क्या कहते हैं, बिजनेस को ग्रो करेगा। वहाँ पर क्या है, मेल आ जाता है HR से, अब वो हो गया, आप रिज्यूमे में अपडेट कर दो, फिर आगे जॉब अप्लाई करते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये भी एक, देखो देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजी, दिस वन ऑफ स्ट्रैटेजी। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। चलिए अब हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो लोग करते हैं। सबसे पहले CV में कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए? देखो अभी क्या है ना, CV में तो बहुत चीज़ें हैं मेरे भाई, बहुत चीज़ें हैं। मैं मतलब अगर मैं मेजरली देखूँ, मैं जाहिर से बात करूँ कि अभी देखो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। मैं कितने लोगों को देखता हूँ रिज्यूमे में, भाई UAE में हो तो विजिट वीज़ा मेंशन करो, टॉप पे मेंशन करो कि भाई आप विजिट वीज़ा पर हो। Exactly. अगर आप इंडिया पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, आपने कंट्री कोड ही मेंशन नहीं किया हुआ है, लगा दिया। ये बताओ, कोई अगर आपका CV कोई इजिप्शियन है, कोई HR या कोई फिलिपिनो HR है, सही है, उसे क्या पता है भाई पाकिस्तान का क्या कोड है, वो थोड़ी सर्च करेगी कि भाई पाकिस्तान का क्या कोड है क्या नहीं है। फिर क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं रिज्यूमेस के अंदर, कि वो चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट की होती हैं, कॉपी पेस्ट होती है, या तो रिज्यूमे बहुत बड़ा बना देंगे या रिज्यूमे बहुत छोटा बना देंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। आइडियल रिज्यूमे कितना होना चाहिए? असल में मैं ये है कि देखो अगर आपका 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप रखो 1 पेज का रिज्यूमे, सही है। और अगर आपका 5 से कितना भी साल का, 25 30 व्हाटएवर इट इज़, आपका रिज्यूमे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो रिज्यूमे के बेस पे कोई जॉब नहीं देता, बुक लगती है, बुक पढ़ रहा हूँ बस, रिज्यूमे के बेस पे कोई जॉब नहीं देता। रिज्यूमे इज व्हाट, इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोफाइल, सही है ना। अभी HR के पास रिक्वायरमेंट आई है, सही है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कि भाई उसको अकाउंटेंट हायर करना है, और उससे पूछ ले भाई क्या क्या स्किल चाहिए, तो वो रिज्यूमे में बस वो मेन चीज़ देखेगी, ओके ये है, और बस उसके बेसिस के ऊपर। और अब तो सिनेरियो ये भी है कि अब ह्यूमन तो देखते ही नहीं है ना रिज्यूमे, अब तो मशीनें देख रही हैं, AI ATS सिस्टम्स करते जाएंगे वो ATS कीवर्ड्स के थ्रू। तो वही मैंने अभी जो पहले बात बताई अकाउंटेंट की, कि या फिर HR की प्रोफाइल के, अगर आप UAE में HR की जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें लिखनी है, जैसे WPS, आपको UAE लेवलों का ये सब मेंशन करनी पड़ेगी आपको चीज़ें। और या फिर अगर आप ये हैं क्या बोलते हैं अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट से रिलेवेंट आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर आप ब्रांड मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो ब्रांड मैनेजर से रिलेवेंट आपको पूरी की पूरी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, स्किल्स इन प्रॉपरली वे में करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी क्या होता है ना, अलाइनमेंट्स, रिज्यूमे का अलाइनमेंट्स वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या आएगा, हाँ, टॉप पे क्या होना चाहिए। अपने एजुकेशन लिख रहे होते हैं, वो UK स्टाइल है, एक्चुअल में हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। जैसे UK है तो UK में क्या होता है, एजुकेशन जो है ना वो स्टार्टिंग में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। फिर फोटो, अब फोटो का भी सीन ये है कि बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते हैं। मेरा ही कहना है भाई ये लगाओ मत, सही है। अगर लगा रहे हो तो फिर जो ना हेडशॉट फोटोज लगाओ, जो कि प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है ना, देखो है तो ह्यूमन ही ना, आपका फोटो अच्छा नहीं है वो नहीं, तो उससे ना एक इंडिविजुअल ह्यूमन जजमेंट आ जाता है वहाँ पे, सही है ना। उससे क्या होता है ना कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना एक ना प्रॉब्लम इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ होती है, इसको भी ध्यान रखना। ग्राफिक्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, सही। अब जैसे बहुत सारे टेम्पलेट है, कैनवा ले लो आप। अब कैनवा का जो CVs हैं जो कन्वर्ट होते हैं, उसमें आप Ctrl F करो, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ओके। क्योंकि वो इट्स इमेज ना, भाई जब तुम Ctrl F वहाँ काम नहीं करेगा तो ATS कैसे स्कैन करेगा, वैलिड पॉइंट है ना। तो अब क्या होता है, लोग डिज़ाइन देखते हैं,
अरे भाई इधर ब्लू कलर है, इधर पिंक कलर है, इधर रेड, इधर पत्तियाँ बनी हुई है, इधर लाइन खींची हुई है, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको नहीं। हाँ वो रिज्यूमे कब अच्छे हैं, 1-on-1 बेसिस पर। अगर आप किसी को हैंड टू हैंड दे रहे हो तब तो बहुत अच्छा, बट आप जब मास लेवल ऑफ डेटा बेस में आप डाल लो, जैसे जॉब पोर्टल पे डाल लो भाई गल्फ टैलेंट, नौकरी गल्फ या कंपनी का इमार के उसमें डाल लो भाई, कितने डेली की बेसिस पे इससे भी सबमिट होते हैं। उन्हें थोड़ी पता है कि यार नुमान की प्रोफाइल जो है सबसे स्ट्रांग है इसके अंदर, हाउ दे विल नो, वो तो कीवर्ड्स डालेंगे, कीवर्ड्स आया सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो उसका मतलब है बेस्ट तरीका क्या है कि आप वर्ड पे बनाओ अपनी सीवी, MS वर्ड पे, वर्ड रिच, मतलब उसके अंदर लिखो, कीवर्ड्स लिखो, सही है ना, जिससे कि है ना आपके जो है ना रैंक्स अच्छा सा रैंक करे। जैसे गूगल में लोग लिखते नहीं है तो ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, या फिर यूट्यूब के अंदर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स करो रेलेवेंट टू दिस वन, ऐसे ही रिज्यूमे के अंदर है। तो हम लोग भी अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनका रिज्यूमे ऐसे लिखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं हर एक वो चीज़ जो उस प्रोफाइल के लिए चाहिए, हर एक वो चीज़ वो हम, जैसे क्लाउड इंजीनियर को रिज्यूमे आ गया तो क्लाउड इंजीनियर के लिए हर एक वो चीज़ जो चाहिए वो हम डालते हैं उसके अंदर। और अगर वो उसमें वो कहता है क्लाइंट कि भाई नहीं आता, मैंने कहा भाई सीख लो अगर नहीं आता। और वैसे भी कौन सा इंटरव्यू में सारी चीज़ें पूछेगा रिज्यूमे का होता है क्या है, रिज्यूमे में हम मेंशन करते हैं 100%, इंटरव्यू में पूछता है सिर्फ 20%, और जो एक्चुअल जॉब होती है वो होती है 1%। ऐसे ये होती है चीज़। ज़बरदस्त। सो अब चले सीवी आपने सबमिट करवा दी, आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, तब इंटरव्यू में कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं और किस तरह से आपको एक आइडियल इंटरव्यू देना चाहिए? देखो इंटरव्यू के अंदर, देखो आज के टाइम है ना, कोई भी है ना, किसी को सबको पता है आज के टाइम में हर किसी की SOPs बनी हुई हैं, हर प्रोसेस की, कंपनी के अंदर हर प्रोसेस के SOPs पता है। उनको भी पता है कि यार अगर ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है ना पीछे वाली, तो इसका तो बिजनेस अलग था पर हमारा बिजनेस अलग है, सही है। उसको भी पता होती है हर बिजनेस का अपना, तो हर बिजनेस का अपनी SOP एंड ट्रेनिंग का वो अलग हो जाता है। उन्हें पता होता है कि हम ट्रेन कर देंगे इसको, सही है। बेसिकली कंपनीज क्या देखती हैं, इंटरव्यू क्या देखना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं कि यार ये बंदे की सॉफ्ट स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या हो गया कि यार उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन कि आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, सही है ना, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट हो इंटरव्यू के टाइम, बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, और कैसे आप सामने वाले से बात कर रहे हो, कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो आप, आपकी बॉडी। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। अगर आप मतलब क्योंकि अब देखो मैं आपको बताता हूँ नुमान, वो टाइम गया जब लोग पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। वो गया टाइम, अब कोई नहीं पूछता ये। वो ये जानना चाहते हैं कि भाई एक बात बताओ नुमान, आपने 5 कंपनी में काम किया है, क्या अचीव किया आपने, क्या दिया इन बिजनेस को, इन कंपनीज को, क्या वैल्यू प्रोवाइड करी है आपने, लेट मी नो। अच्छा आप जो है सेल्स में थे, कितने बिजनेस टारगेट किए आपने, आपका अप्रोच क्या होता था जब आप क्लाइंट को पिच करते थे, कस्टमर सर्विस में थे, कितने आपने रिजोल्यूशंस किए हैं, सही है ना। तो वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्या आपने की डिलीवरेबल है, मतलब अचीवमेंट्स है ना, क्या आपको वो दे। इंटरव्यू में ज़्यादातर बात, और उससे रिलेवेंट ही वो आपसे पूछेंगे वो टाइम गया, हाँ जी क्या है, फैमिली में कौन थे, इधर कौन थे, यहाँ कोई नहीं पूछता लिटरली सिंपल सी चीज़ें है ना वही पूछिए। फिर आती है बस सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी नेगोशिएशन हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल फेयर रहना है कि देखो मुझे इतनी ऑलरेडी मिल रही है, मुझे मिल रही है ऑलरेडी, मैं आई हैव ऑलरेडी जॉब, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी व्हाट इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर अ गुड सैलरी, सही ना, एटलीस्ट 2x। तो मेरी अभी जितनी सैलरी मिल रही है उससे मुझे एटलीस्ट 2x सैलरी तो मिले, है ना। अब भी क्या ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? नहीं एक्चुअली में पूछना ज़रूरी होता है उनके लिए। अब मान के चलो उनका कंपनी का बजट ही नहीं है, तो अब मान के चलो उस कंपनी का बजट है 5,000 dirham सैलरी देने का फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा ऑलरेडी 5,000 अर्न कर रहा है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो HR क्या करता है, वो इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू बुलाने से पहले पूछ लेता है उससे कि आपकी सैलरी करंट कितनी है। वो कहता है कि मेरी सैलरी 5,000 है, पूछता है एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है,
तो वो कहता है कि मेरी एक्सपेक्ट सैलरी 7,000 या 8,000 10,000, अगर वो उसके बजट में आता है तब तो सही है, वरना तो कहते विल गेट बैक टू यू ओवर द कॉल। कॉल ही नहीं करते। देखो कॉल ही होती है सबसे पहले तो, हमेशा ईमेल आती है ना, दो तरीके से अप्रोच करता है HR, या तो ईमेल करेगा, ईमेल में कुछ डिटेल्स मांगेगा वो, क्योंकि वो भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते ना ऑब्वियसली। अगर उसने देखा कि हाँ ये जो इसका जो करंट सैलरी है बेंचमार्क एक्सपेक्टेड सैलरी में मैच कर रहा, तो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, नहीं तो वो बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो दोनों टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ना अपना, ये चीज़ होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, यूई के अंदर कौन से बेस्ट पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जॉब अप्लाई करनी चाहिए जाके? देखो मैं जैसे बाइट, गल्फ टैलेंट, नौकरी गल्फ, मॉन्स्टर गल्फ, सही है, ये तो मेजर है, सही है, प्रीमियम जॉब पोर्टल्स हैं, हर किसी को पता है मोस्टली लोगों जो दुबई में। बट क्या होता है ना, लोग इंडीड को इग्नोर करते हैं, सही है, सोचते हैं यार उसका इंटरफेस ऐसा है ना, वो सिंपल सा है इंडीड, मतलब नॉर्मल सा। बट जो ज़्यादातर जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, सही है ना, जो स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं, वो प्रेफर करती हैं इंडीड पर पोस्ट करना। ओके, क्यों? चीप है, ओके, जॉब पोस्टिंग के जो चार्जेस हैं वो कम है, ठीक है, तो इंडीड पे काफ़ी जॉब्स आती हैं और काफ़ी लोगों की जॉब लगती है, और लोग इग्नोर करते हैं इंडीड को। ये तो 4 तो टॉप है, बाय द गल्फ टैलेंट, नौकरी गल्फ, मॉन्स्टर गल्फ, ये तो है ही, ये तो आपको करना ही करना है। इंडीड भी आपको अपनी विश लिस्ट में रखनी है अगर आप अच्छा रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। इसके अलावा पोर्टल्स के अलावा एक तो लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में क्या? लिंक्डइन तो है ही ऑफ कोर्स। लिंक्डइन को मैं खाली जॉब पोर्टल नहीं कहूँगा, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग, वो है, उसका एक अलग वो है। बट ये पैद गल्फ टैलेंट हो, ये दीज आर कोर जॉब पोर्टल्स वेबसाइट। ठीक हो गया। अच्छा, लिंक्डइन पे भी अगर किसी को आपने अप्रोच करना है तो उसका बेस्ट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप जैसे जॉब पोस्ट हुई है आपने बस जॉब पोस्ट कर दी, या उस जिसने ये जॉब पोस्ट की है उसको पहले कनेक्शन भेजें, उससे हलवाई करें, तब व्हाट इज़ द वे? मान के चलिए XYZ कंपनी में जॉब निकली है byte.com पे, आपने अप्लाई भी कर दी, आपको अब क्या करना है, आपको जाना है लिंक्डइन के ऊपर, XYZ कंपनी को सर्च करना है, उसमें से देखने हैं 2 लोग। सही है। पहला कौन? हु कुड बी योर पोटेंशियल बॉस। मान के चलो टीचर की जॉब आपने अप्लाई करी बाइट पे, सही है। अब वहाँ से उठा लो किसको, उसका पेज पर सर्च करके किसको, प्रिंसिपल को उठा लो, अगर आप प्राइमरी टीचर तो प्राइमरी हेड को उठा लो, सेकेंडरी टीचर तो सेकेंडरी हेड को उठा लो, उसको बोलो नोट मैसेज डालो, सही है ना, वी सॉ योर पोस्ट इन byte.com एंड आई अप्लाइड फॉर द सेम, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और कुछ भी एक नोट बना के मैसेज कर दो। दूसरा हो गया रिक्रूटर, सही है, HR वर्किंग इन द सेम स्कूल, ओके, उसको भी नोट डाल दो यही सेम, परफेक्ट, और सेंड कर दो कनेक्शन रिक्वेस्ट, वेट करो, सही है, जैसे ही वो एक्सेप्ट करे कनेक्शन रिक्वेस्ट, रिज्यूमे डाल दो उसको। वो तो जॉब ढूंढ रहे हैं ना, वो तो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, उनको आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है कि यार भाई फैज को नहीं लेंगे, भाई हम तो नुमान को लेंगे ही नहीं, फैज को, उनको पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है, वो तो बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने होंगे। और आज के टाइम में है ना, देखो आज के टाइम में होता है हर किसी को नीडी बंदा चाहिए, कहते हैं ना जिसको जो प्यासा है वही अच्छा काम करता है, वेरी सिंपल। तो उनको भी ये रहता है यार देखो यार इतने वहाँ से जॉब अप्लाई करी है और देखो लिंक्डइन पे भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो ये होता है, इसे कहते हैं एग्रेसिव जॉब हंटिंग एंड एग्रेसिव यूजिंग लिंक्डइन। तो लिंक्डइन को यूज करने का एक तरीका है, वरना तो लोगों ने भाई सोशल मीडिया बना रखा है लिंक्डइन पे। तो ये चीज़ें हैं, अगर प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजीज अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल सी द रिजल्ट्स। और नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है टू फाइंड ए गुड जॉब इन दुबई? तो ये नेटवर्किंग ही है, फिजिकल नेटवर्किंग अगर हम बात करें, आप लोग क्योंकि मैं देखा इग्नोर करते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, जाते नहीं है, इवेंट्स अटेंड नहीं करते। देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात बताई ना, अभी जैसे 4-5 कंपनीज में हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो जब 4-5 कंपनीज में आप काम करते हो ना, तो वो भी तो नेटवर्किंग है। वहाँ पर आपने 4-5 लोगों से काम किया, तो वहाँ कलीग्स हैं आपके, बॉसेस हैं, तो आपने जब वो छोड़ के जाते हो तो उनका आपका कनेक्शंस होता है, फ़ोन नंबर्स होता है, ईमेल उनके आपके पास सब हाई हेलो चलती रहती है उनसे, और आपको ये भी पता होता है कि वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो एक तो वो नेटवर्किंग होती है। तो आई यूजली टॉक कि मैं ही हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको जो है ना 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क बनाने चाहिए, 3 तरीके का। पहला कौन हो गया, ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैं, दे आर इन UAE इन द टॉप पोजिशन, एटलीस्ट लेट देम नो कि यू आर हंटिंग अ जॉब। ग्रेट, सही है। सेकेंड टायर कनेक्शंस कौन होते हैं, ऐसे लोग जो आपकी प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे थे, ओके, नाउ दे आर इन योर पोटेंशियल कंपनीज, या फिर ऐसी कंपनी आपकी ड्रीम कंट्री के अंदर है,
उनको आप बता सकते हो कि यू आर प्लानिंग टू। तीसरे कौन लोग हो गए? ऐसे लोग हु कुड बी योर पोटेंशियल बॉसेस एंड HR रिक्रूटर वर्किंग इन योर इंडस्ट्री, सेम लाइक जो मैंने अभी एग्जांपल दिया टीचर का। तो ये है नेटवर्किंग। अब ये तो है नहीं कि ज़बरदस्ती किसी से जाके, अब जैसे इवेंट्स हो गए ये चीज़, ये भी हाँ है, बट एक जॉब सीकर के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है यार। बंदा सुबह 10 से 6 बजे आएगा, अब ये इवेंट्स होते हैं दोपहर में, भाई जॉब छोड़ के वो जाएगा तो वो भी तो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि वर्चुअली नेटवर्किंग बनाई जाए। ये क्या कहते हैं, आपको लिंक्डइन के थ्रू अपने नेटवर्क्स देखें, उसके अंदर से चीज़ों को निकालें, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, यूई के अंदर भी क्या रेफर बेस जॉब्स होती हैं? देखो ये जो मैंने अभी बताई ना, आप रेफरेंस की बात कर रहे हो ना, तो ये नेटवर्किंग की तो है ना। रेफरेंस क्या है ना, ये नेटवर्किंग का ही पार्ट है ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या किसी को, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, ठीक है, उसकी जॉब प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बंदे की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई कॉल कर देता है, यार इसका ख्याल रखना। देखो होता है, मान के चलो मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, सही है, मेरी मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, सही है। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो है ना, एक है ना टॉपिक बंदा बनना चाहिए, सही है, जो कि है की अकाउंट मैनेजर एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है ना, क्या होता है उसका अकाउंट संभालना है। तो वहाँ मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे नोन टू में हो, जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सही है। अब मैं बाहर के बंदे को लेकर आऊँगा तो मुझे ना थोड़ा सा डर रहेगा, क्योंकि मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो सारा एक्सेस रहता है उसके पास मेरे क्लाइंट्स का, तो एक इनसिक्योरिटी रहती है, सही है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट होता है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि यार हम अपने नॉन टू में ही बोलेंगे, यार कोई हो तेरा उसका जान पहचान का, तो उसको वहाँ लगा देंगे, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अक्सर आप देखोगे जो टॉप लीडरशिप रोल्स होते हैं ना, CEO CMO बड़ी CEO, वहाँ पर भी ऐसे रेफरल बेसिस पे जॉब लगती हैं। एक होता है कि भाई जैसे नेटवर्किंग, मैंने आपको बात बताई, देखो 2 तरीके होते हैं रिक्रूटमेंट के। एक तो होता है नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर क्या होता है, आपने जॉब अप्लाई करी, HR के पास गया, HR ने रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, फिर उसके बाद वो मैनेजर के पास जाता है, फिर वो इंटरव्यू लेता है, फिर वो उसके बाद। एक होता है कि आपने उस प्रिंसिपल को ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, उससे ऑलरेडी आपकी बात चल रही थी, हाय हेलो चल रही थी, और उसको नज़र में थे आप, और आप देख रहे हैं, आप लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाल रहे थे, तो वो नज़र में रख रहा था, और आप उसकी लिंक्डइन की पोस्ट भी लाइक कर रहे थे, समझ गया, तो ना एक कनेक्शन बन गया। तो क्या हो गया ना, फिर जब आप उसको बोलते हो, अगर उसको पता लग गया कि उसको आपने, तो वो पता है क्या होता है, फिर वो ऊपर से नीचे आता है, वो रिज्यूमे HR को भेजती है कि देखो ये है, इसका इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ, और ये मतलब आइडियल सिनेरियो बन जाता है जॉब के लिए। भाई नेटवर्किंग रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी क्या होता है, यही तो होता है ना, लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, भाई रेफरेंस नेटवर्किंग को ऊपर से थोड़ी लेकर आता है, इंसान बनाने पड़ते हैं। अब मैं नुमान को तो नहीं जानता था, लेकिन मैं आज से जान गया नुमान को, सही है। तो एक क्या होता है ना, आप जब तक किसी से नहीं मिलोगे, आज मैं नुमान से मिलने नहीं आता, ख़त्म। तो एक क्या होता है, रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो है ना, आपको पहले लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे एक स्टार्टिंग करना। अब ऐसा नहीं है रेफरेंस के तौर पर, हे कुड यू प्लीज गिव मी अ जॉब लिंक्डइन, वो ब्लॉक कर देगा आपको। आप बोलो किसी कुड यू प्लीज क्या बोलते हैं ना, रेफर माय प्रोफाइल, भाई कैसे रेफर कर दे, जानता है नहीं, आपने उसकी कंपनी में कुछ कर दिया, वो कहेगा भाई तूने तो रेफर किया था। तो ये चीज़ होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, यूई के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, शायद आपने भी देखी हो, नेशनलिटीज़ के बेस पे सैलरीज ऊपर नीचे होती हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें एशियन साइड पे, तो वहाँ उनको कम सैलरीज मिल रही होती हैं, सेम पोजीशन होती है। यहाँ पे कोई यूरोपियन आए तो उसकी सैलरी जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो ये भी चीज़ है। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि अगेन एशियंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाकिस्तान, उनके पास पासपोर्ट था अपना होम कंट्री का, वो किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी में जानने वाले भी हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी पहले सैलरी थी 10,000 दिरहम, कनाडा गए, पासपोर्ट लिया, वापस आए, वही सैलरी उनकी 10 से 40 होगी। देखो बात क्या है ना यार, मैं तो नुमान ही समझता हूँ भाई, ये सब देखो, मैं तो बहुत रियलिटी में जीता हूँ, ओके, और बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं। मेरा सिंपल सा है कि यार जो अपने पास है ना, बस उसके बारे में सोचो, सही है। अभी क्या होता है ना, दूसरे की जॉब बहुत अच्छी लगती है, दूसरे का बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का, हमें ये नहीं पता यार उसका कितना स्ट्रगल है, सही है ना। आप ये भी तो देखो ना कि यार
अगर आप पहले यूके जाओगे फिर वो वहाँ से लेकर आओगे फिर यहाँ आओगे, आपके पास क्या सारे के सारे लोग यहाँ पर कम सैलरी ले रहे हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान से कितनी अच्छी सैलरी से उठा रहे हैं। तो वो ये तो बस एक्सक्यूज हैं। दो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको CMA का। ये CMA कहाँ का है? ये US का है CMA। CFA कहाँ का? UK का है। ACCA कहाँ का है? UK का है। सही है। तो ये सब अगर आप UK US की क्वालिफिकेशन लेकर आप यहाँ पर करो तो क्या है, अच्छा है। अगर बहुत सारे लोग अब जैसे UAE का एजुकेशन सिस्टम देख लो आप, कितने लोग आते हैं यहाँ पे स्टडी पढ़ने के। यहाँ पर UK की US की कितनी यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस हैं, लोग यहाँ से पढ़ते हैं और उस लेवल के स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं, यहाँ उनको जॉब लग जाती है। हाँ वही बात है, आपका डिपेंड करता है। तो वो सारा का सारी चीज़ें हैं स्किल्स के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ, सारा गेम ही स्किल्स का है। आपके पास UK की नेशनैलिटी है, US की नेशनैलिटी है और आपके पास वो स्किल सेट है ही नहीं, तो नहीं मिलेगी भाई जॉब। पासपोर्ट के बेसिस पे आपको वो सैलरी जॉब मिलेगी ही नहीं। सैलरी तो बहुत दूर की चीज़ है। इसमें ये है कि कुछ लोगों के साथ स्कैम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनबॉक्स में एक ईमेल आ जाती है फ़ौरन से कि आपकी जॉब हो गई है, तो ऑब्वियसली फेक ही होती है। तो बगैर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आपको ईमेल आ रही है, बिना लोग पे भी कर देते हैं पैसे। बिल्कुल 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 नहीं, वो तो सिंपल सा है कि आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर आता है, इन्विटेशन भी नहीं आता, डायरेक्ट ऑफर लेटर आता है। उसमें आपने जॉब ही नहीं अप्लाई करी और डायरेक्ट ऑफर लेटर अटैचमेंट में आता है और बोला जाता है कि भाई आप फला जगह पर जाइए और वहाँ पर जो है ना रिक्रूटमेंट फीस भर दीजिए। हाँ। और ये आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी ना उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, वो कभी डिडक्ट नहीं होती है, तो दे आर फ्रॉड। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, तो ये ना जॉब का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो भाई तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो अपनी कंट्री में, सही है, आप बस ये देखो दुबई के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी देखो, सही है ना, राइट अपॉर्चुनिटी देखो तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। यहाँ पर हर फील्ड में जॉब है, हर सेक्टर में जॉब है, इनको लोग चाहिए। आपका तरीका आना चाहिए कि कैसे आपको देखो, जहाँ आपने रिज्यूमे की बात करी, रिज्यूमे क्या है? पैकेजिंग। यार फैज़ को बोलने का थोड़ी मौका मिलेगा, वो तो मेरे रिज्यूमे को देख के जस्टिफाई करेगा ना कि यार फैज़ को बुलाना है इंटरव्यू के लिए, नहीं बुलाना, ऐसे ही। अब मेरा रिज्यूमे में वो है ही नहीं दम। तो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिज्यूमे, कवर लेटर एंड लिंक्डइन, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे से पैकेजिंग होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, देखो आप मेरी बात समझो, रिज्यूमे देखने के बाद बंदा ये कहे यार या तो इस बंदे को शॉर्ट लिस्ट करो या रिजेक्ट करो। तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्या होती है? इज़ ही और शी कैपेबल फॉर दिस जॉब, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं है तो क्या होता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगी इंटरव्यू को। जबरदस्त, ये आपकी बात ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो क्या होता है, हम बहुत सारे जॉब सीकर्स जो है ना वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब जॉब अप्लाई करते हैं, मतलब ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। मतलब मान के चलो जनवरी में जॉब अप्लाई करी, ओके, अब एक्सपेक्ट करेंगे कि 15 दिन बाद यार अप्लाई करना हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पे से। ऐसा नहीं होता है। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अब मान के चलो उनका प्रोजेक्ट है मई और जून में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो भाई वो रिक्रूटमेंट और ये इसका प्रोसेस जनवरी से स्टार्ट करते हैं। यस, ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब 15 दिन पहले करेगा। उनको पूरी सारी चीज़ें करनी होती है, उनको देखना होता है यार कौन कौन से प्रोफाइल के लिए बंदे आ रहे हैं, फिर उनको उनसे बात करनी होती है, फिर उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन होती है, फिर सैलरी होती है, फिर उसके बाद वो कॉस्ट एस्टिमेशंस करते हैं, बजटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड करते हैं, फिर बताते हैं कि यार हमने ये 25 लोग हायर करें, इन सैलरीज पे करें, उसके बेसिस के ऊपर उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने जनवरी में जॉब अप्लाई करी है तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मार्च अप्रैल में आपको कॉल आए वहाँ से। मेरे साथ भी 80 दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा मुझे इंटरव्यू कॉल आई है, कहता है फैज़ आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। मैंने कहा यार इसको तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया, ये कहाँ से आ गई? मैंने अप्लाई किया क्योंकि जब जॉब हंट कर रहा हूँ मैं तो मार रहा हूँ जॉब, क्लिक अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, और वो क्या कहते हैं आ गई वो बात में। मुझे पता ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई कब अप्लाई कर दी मैंने ये जॉब। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो मतलब
हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। ज़बरदस्त। कोई आपका रिसेंटली ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी हो जो आप देखो अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो हम बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सही है ना, जॉब सीकर्स की बहुत ज़्यादा, मतलब दुबई में लैंड करने के लिए यूएई के अंदर बहुत लोगों की, बहुत हमने हर प्रोफाइल के लिए, सी सूट्स से लेके एंट्री फ्रेशर से लेके मिड लेवल के हर प्रोफेशनल्स के लिए। क्या होता है ना, अभी क्या होता है ना, कोई भी हमारी सर्विस लेता है तो हम उसका 1-on-1 सेशन लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं। अब एक क्लाइंट था हमारे पास बहुत टाइम पहले, तो कहता है फैज़ यार सीनियर एसोसिएट की जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, जॉब ही नहीं मिल रही है। अब सीनियर एसोसिएट की जो जॉब की जो है ना, ये आपको एमएनसीज में दिखेंगी, ओके, जो कि यूएस यूके कनाडा के होते हैं ना, सही है, समझ रहा हूँ। इनके जो है ना, इनके प्रोसेस में सीनियर एसोसिएट बनाएंगे, फिर सीनियर एसोसिएट बनाएंगे। वो कह रहा है मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा भाई नहीं मिलेगा, सीनियर एसोसिएट जॉब्स इन यूएई। मैंने कहा कुछ नहीं होता है। ओके, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बताओ करते क्या हो तुम, पहले ये बताओ। कहता भाई मैं तो 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कहा बताओ करते क्या हो, ये बताओ तुम्हें डेली करते क्या हो। कहता है कि मैं हम जो है ना, क्या कहते हैं, कस्टमर्स का पूरा हैंडलिंग करते हैं, उनकी क्वारी। ओके, फिर हम उनको जो है उनको एक सॉल्यूशंस देते हैं, एस्केलेशंस होते हैं, उनके रिजोल्यूशंस करते हैं, ये है वो। तो मैंने कहा भाई यू आर इनटू द, आपकी 3 प्रोफाइल मैच कर रही हैं, या तो आपकी अकाउंट मैनेजर हो, या फिर आप जो है ना क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर में भी हो, आप कस्टमर सर्विस मैनेजर भी हो। नाइस। आई थिंक ये गाइडेंस है। हाँ, exactly. आपको पता नहीं है कि आपने बस सोच लिया कि मुझे ये जॉब चाहिए, क्या वो एग्जिस्ट भी करते हैं? एग्जैक्टली। और उसका एक्चुअल पोजीशन मार्केट में है क्या? एग्जैक्टली। तो हमने जब उसको वो चीज़ें करी, तो मैंने कहा भाई अब इसको जो है ना, इसको मॉडिफाई करो, सही है, और फिर इसको जो है ना जॉब्स को अप्लाई करो, सही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जॉब पर अप्लाई करी, तो उसको फिर रिजल्ट आया, उसको इंटरव्यू कॉल आई और उसकी जॉब भी लगी है। फिर एक और भी थे, तो वो बीए की पोजीशंस, सही है ना, बिजनेस एनालिस्ट। ओके। अब बिजनेस एनालिस्ट में क्या होता है कि अच्छी बड़ी प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट की, बड़ी प्रोफाइल है, सही है ना। अब एक बंदा था, वो कहता है कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए उसको अप्लाई करना है, बट उसका एक्सपीरियंस ही नहीं था, सही है। तो मैंने कहा आप ज़िंदगी भर भी अप्लाई करोगे नहीं वो लगेगी, सही है ना, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, एक कंपनी का पूरा वो चीज़ें हैं। तो बेटर ये है, उसने पावर बीआई किया हुआ था, टैब्ल्यू वगैरह किया हुआ था, एसक्यूएल वगैरह भी उसने किया हुआ था। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप स्टार्ट करो अपना करियर एज अ डेटा एनालिस्ट से। डेटा एनालिस्ट से क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा डेटा, रिपोर्टिंग समझ में आएगी, है ना। डेटा एनालिस्ट में क्या होता है, आपको रिपोर्टिंग समझ में आ जाएगी, सही है। वो जॉब मिलनी आपके लिए आसान है। अब डेटा एनालिस्ट के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट में चले जाओ, बिजनेस एनालिस्ट के बाद आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओ। तब एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चीज़ें कर रहा है। तो जब उसने वो सब चीज़ों को उसे किया, फिर हमने उस चीज़ की हेल्प करी, उनके रिज्यूमे लिखा हमने डेटा एनालिस्ट के बेस पे, कवर लेटर लिखा, लिंक्डइन लिखा। हम जॉब्स भी अप्लाई करते हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम ही नहीं है भाई, सुबह गया शाम में आया, टाइम ही नहीं, जॉब अप्लाई करी उसके बिहाफ पे। फिर हम नेटवर्क में रिकमेंड करते हैं, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, मेरा एक अपना मॉड्यूल्स है, ओके, उसके अंदर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, रेफरेंस नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करनी है लिंक्डइन के ऊपर। तो सब चीज़ें हुई, तो उनको रिजल्ट्स मिला। बेहतरीन हो गया। मैं आपका प्रोफाइल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। फैज़ जो है वो फ्री में टिप्स भी दे रहे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वेरी एक्टिव, तो आप लोग इनसे गाइड भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फयाज़ फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा, अच्छी चीज़ें डिस्कस की। होपफुली के ऑडियंस के लिए ये काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।